हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 प्रश्नावली 11.2 हल करने वाले हैं। ठीक है, जिसका प्रश्न एक है, एक समलंब एक मेज के ऊपरी पृष्ठ सतह का आकार समलंब जैसा है यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास क्या है, एक समलंब आकार के मेज का पृष्ठ है जिसकी समांतर भुजा 1.2 मीटर और 1 मीटर है तथा इन दोनों के बीच की दूरी या फिर आप इसको ऊंचाई भी बोल सकते हैं, इनके बीच की दूरी होगी 0.8 मीटर और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमें दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है। दिया गया है समांतर भुजाओं की लंबाई, तो यहां लिख देंगे पहली समांतर भुजा की लंबाई, जिसको हम a मान लेते हैं, a बराबर 1 मीटर। ठीक है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई, जिसको हम मान लेते हैं v बराबर 1.2 मीटर। और हमें क्या दिया गया है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई h बराबर 0.8 मीटर। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है वो देखो आप। क्षेत्रफल का सूत्र है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र मेज के पृष्ठ का क्षेत्रफल, मेज का पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। मेज का पृष्ठ कैसा है, समलंब आकार यानी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होगा 1/2 a प्लस b। यहां a और b क्या है, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई, और गुणा में लिख देंगे h यानी ऊंचाई, या फिर आप इसकी दूरी बोल सकते हो। अब इसमें आपको मान रखना है और इसको सॉल्व करना है। तो हम मान रखेंगे 1/2 a की लंबाई है 1 मीटर, तो 1 मीटर प्लस b की दे रखी है हमें मान 1.2 मीटर, गुणा कर देंगे h है हमारे पास 0.8 मीटर। अब हमें इस समीकरण को सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 मीटर और 1.2 मीटर, 1 और 1.2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2.2 मीटर गुणा 0.8 मीटर। अब इस 2 से हम 2.2 को काट देते हैं, तो 2.2 को काट देंगे तो कितना आएगा 1.1। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा है, 1.1 गुणा 0.8। ठीक है, अब हमें ये गुणा करना है, और तो इसको हम यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 1.1 गुणा 0.8। 8 को 1 से गुणा करेंगे 8 को 1 से करेंगे 8। ठीक है, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो 0 आएगी, फिर 0 को दोबारा 1 से तो 0 आएगी। अब इनको जोड़ देते हैं, 8 का 8 0 8 और 0 की 0, यहाँ 2 पॉइंट छोड़ के 0 है, दो संख्या छोड़कर 0 है, तो यहाँ पर 2 संख्या छोड़ के हम पॉइंट लगा देते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर आएगा यहाँ पर 0.88 मीटर स्क्वायर। आपको उत्तर आएगा 0.88 मीटर स्क्वायर। क्या है, मेज के पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है, मेज के पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब देखते हैं अगला सवाल। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक समलंब का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्या हमारे पास, समलंब चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी
4 सेंटीमीटर, यानी कि इसको आप समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई भी बोल सकते हो। तो वो क्या है 4 सेंटीमीटर। और समलंब चतुर्भुज में दोनों समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई है 10 सेंटीमीटर, तो हमें दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो आइए दूसरी भुजा की लंबाई हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, हमारे पास क्या दिया गया है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई हमें दे नहीं रखी, तो हम उसको मान लेते हैं माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई b, इसको मान लेते हैं v। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई होगी b पहली, और हमें क्या दे रखा है, पहली समांतर भुजा की लंबाई a बराबर 10 सेंटीमीटर, और दे रखी है हमें ऊंचाई h बराबर 4 सेंटीमीटर, और हमें अब ज्ञात करना है b का मान। तो सूत्र लगाओ भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र है 1/2 a + b गुणा h, जिसमें हमें अब इस सूत्र में हमें जो हमारे पास दे रखा है मान, वो मान रखना है और इसको सॉल्व करना है। तो आइए इसको सॉल्व करेंगे। अब 1/2, a का मान है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, प्लस b का मान हमें दे नहीं रखा, तो b को हम एज इट इज v लिख देंगे, ठीक है। और h का मान है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 4। इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये 4 कट जाएगा, ठीक है। कितनी बार, 2 बार। अब इसको आगे सॉल्व करो, 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो 1 से गुणा करने की हमें ज़रूरत नहीं है। 2 को, हाँ, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 को 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 10 दूनी 20, प्लस 2 को 20 से गुणा करेंगे तो 2b, और 36 को हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। अब इस समीकरण को हम इधर रख देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, बराबर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो 20 + 2b बराबर 36, ठीक है। अब 20 को हम इधर ले जाते हैं, दूसरी साइड हम 20 को भेज देते हैं, तो 2v बराबर 36। अब 20 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो -20, ठीक है। अब 2b बराबर 36 में से 20 को माइनस करो तो कितना आएगा, 16। 36 में से 20 को माइनस करेंगे तो 16 आएगा, ठीक है। अब ये 2 गुणा में है इधर, अब इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, बटे में, तो b बराबर 16/2। 2 का भाग 16 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो b बराबर 8 सेंटीमीटर। b का मान आएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो b का मान किस में आएगा, सेंटीमीटर में ही। कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर। तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई होगी v बराबर 8 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई 120 मीटर है। ये हमारे पास क्या है, एक खेत है समलंब आकार का, जिसकी खेत की बाड़ की लंबाई, यानी कि चारों ओर इसके बाड़ खिंच रही है, यानी कि आप बोल सकते हो कि तारबंदी हो रही है, जिसकी लंबाई है 120 मीटर, ठीक है। यदि VC बराबर 48 मीटर, BC बराबर 48 मीटर, CD बराबर 17 मीटर और DA बराबर 40 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। AB समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है। AD समांतर भुजा AB समांतर भुजा AD तथा BC पर लंब है, यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या है, AB दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी। ये हमें दे नहीं रखी, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, AB। हमें समलंब
का क्षेत्रफल, इस खेत का समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें ऊंचाई की जरूरत होगी और दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई की। तो हमारे पास दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई है लेकिन हमारे पास ऊंचाई नहीं है। तो सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हल सबसे हमें देखते हैं दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया है? खेत का परिमाप दिया है 120 मीटर। और क्या दे रखा है? भुजा बीसी की लंबाई बराबर 48 मीटर, सीडी की लंबाई है 17 मीटर और एडी की लंबाई है 40 मीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे एबी की लंबाई। तो एबी की लंबाई निकालते हैं। खेत का परिमाप क्या होता है ये आप लोग सब जानते होंगे। खेत का परिमाप है यानी चारों ओर की भुजाओं की लंबाई का योग। क्या कहते हैं इसको? परिमाप। तो खेत का परिमाप बराबर ए वी प्लस वीसी प्लस सीडी प्लस एडी। ये क्या होगा? खेत का परिमाप बराबर यानी कि चारों भुजाओं की लंबाई का योग। खेत का परिमाप हमें दे रखा है 120 बराबर। एबी की लंबाई हमें दे नहीं रखी तो एबी हम एज इट इज लिख देते हैं। बीसी की लंबाई है हमारे पास 48 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 48 प्लस सीडी की लंबाई दे रखी है हमें 17 मीटर, तो सीडी होगी 17 मीटर प्लस एडी की लंबाई है 40 मीटर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। 120 बराबर ए बी प्लस, अब तीनों को हम जोड़ देते हैं। तो तीनों को जोड़ने पर हमारे पास आएगा 105 मीटर। अब इस समीकरण को इधर रख देते हैं और इसको हम इधर ले जाते हैं। प्लस माइनस के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है क्योंकि हम पूरा ही समीकरण उठा रहे हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो लिख देते हैं ए बी प्लस 105 बराबर 120। इसको हमने इसलिए ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि इसको ऐसे रखने पर हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ए बी बराबर ये 105 है तो इसको हम इस साइड भेज देते हैं 120 की तरफ। ठीक है, तो 120, अब इधर 105 प्लस में है तो इधर जाने पर किस में हो जाएगा? माइनस में, तो माइनस 105। ठीक है, अब 120 में से 105 माइनस करो तो कितना आएगा? 15 मीटर। तो हमारे पास ए बी की लंबाई आई है 15 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या ज्ञात कर लिया है? ए बी की लंबाई। ये ए बी की लंबाई होगी 15 मीटर। तो हमें क्या मिल गई? समलंब खेत की ऊंचाई यानी कि दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। तो अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 ए प्लस वी गुणा एच। यहाँ पर ए और बी है समांतर भुजाओं की लंबाई और एच है समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो 1/2 ए हमें दे रखी है ए हम मान लेते हैं 48 मीटर प्लस बी है 40 मीटर। ठीक है, दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई लिख दी है। एच है दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी जो कि हमने अभी ज्ञात की है 15 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे गुणा में 15 मीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 40 को और 48 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 88। कितना आएगा? 88 गुणा 15। अब इस 2 से 88 को काट दो, कितनी बार कटेगा? 44 बार। ठीक है, 44। अब 44 को और 15 को गुणा कर दो। ठीक है, तो 5 को 4 से गुणा करेंगे, 5 चौको 20, हासिल की 2 लगेगी, 5 चौको 20 और 2 22। 1 को 4 से गुणा करेंगे 4 और 1 को 4 से करेंगे 4। 0 को 0, 4 और 2 6 और 4 और 2 6। तो हमारे पास खेत का क्षेत्रफल होगा 660 मीटर स्क्वायर। हमें दूरी दे रखी है मीटर में, तो क्षेत्रफल भी किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। तो खेत का क्षेत्रफल होगा 660 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। तो आपका चौथा क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसका विकर्ण है 24 मीटर और विकर्ण के शीर्ष सम्मुख कोणों से खींचा गया लंब जिसकी लंबाई है 8 मीटर और 13 मीटर।
ठीक है। और हमें ज्ञात करना है खेत का क्षेत्रफल। तो आइए इस खेत का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है वो नोट करते हैं। तो विकर्ण, सबसे पहले विकर्ण AC की लंबाई, विकर्ण AC की लंबाई है 24 मीटर। और क्या दे रखा है हमें, लंब है, लंब H1 बराबर 8 मीटर और H2 है 13 मीटर। दो लंब है तो हम इनको H1 और H2 से डिनोट कर लेते हैं। H1 है 8 मीटर और H2 है 13 मीटर। तो हम इसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे। चतुर्भुज को आप ध्यान से देखो, इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD, जिसका आधार है 24 मीटर। दोनों त्रिभुजों का आधार 24 मीटर होगा। एक त्रिभुज ABC की ऊंचाई है 8 मीटर और त्रिभुज ADC की ऊंचाई होगी 13 मीटर। तो हम इन दोनों त्रिभुजों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इन दोनों को जोड़कर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए निकालते हैं हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है हमने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार को डिनोट करते हैं हम B से, तो यहां लिख लेते हैं V, और H को, ऊंचाई को H से, तो यहां लिख लेते हैं H1, प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो इसको डिनोट कर लेते हैं H2 से। अब इसमें हमें मान रखना है। ठीक है, 1/2 आधार है, इसमें ABC, त्रिभुज ABC का आधार होगा वही 24 मीटर, तो यहां लिख देंगे 24 गुणा H1, त्रिभुज ABC में ऊंचाई है 8 मीटर, H1 का मान है हमारे पास 8 मीटर, तो यहां लिख देंगे 8, प्लस 1/2 आधार है ACD का वही 24 मीटर, तो यहां लिख देंगे 24 गुणा H2 का मान है 13। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से इस 24 को काटेंगे कितनी बार, 12 बार, और 2 को 24 से काटेंगे 12। अब 12 को 8 से गुणा करेंगे, 12 8 96, प्लस 12 को 13 से गुणा करेंगे कितना आएगा 156। अब दोनों को जोड़ देते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 96 मीटर स्क्वायर और ACD का है 156 मीटर स्क्वायर। दोनों को हम जोड़ देते हैं, कितना आएगा 252 मीटर स्क्वायर। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 252 मीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 और 12 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास है एक समचतुर्भुज जिसमें हमें विकर्ण दिए हुए हैं, विकर्णों की लंबाई है 7.5 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है। दिया गया है विकर्णों की लंबाई, तो विकर्ण को डिनोट करते हैं हम D से, तो D1 बराबर 7.5 सेंटीमीटर, D2 होगा बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आइए इसका सूत्र लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होगा 1/2, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसका सूत्र होगा 1/2 D1 गुणा D2। D1 7.5 सेंटीमीटर और D2 है 12 सेंटीमीटर। इसमें आपको मान रखना है और इसको सॉल्व करना है, और आपका क्या निकल जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मान रखते हैं 1/2, D1 है 7.5 गुणा D2 है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से हम 12 को काट देते हैं, कितनी बार कटेगा 6 बार। अब 6 को 7.5 से गुणा करेंगे, तो 6 को 7.5 से गुणा करने पर कितना आएगा 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। हमें विकर्णों की लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्षेत्रफल भी किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास है एक समचतुर्भुज ABCD जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब
शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर, यानी कि समचतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी या फिर इसकी आप ऊंचाई भी बोल सकते हो। तो जो है 4 सेंटीमीटर। यदि एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर लंबा है, एक विकर्ण मान लीजिए AC 8 सेंटीमीटर लंबा है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, इसमें हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद हमें पता चलेगी विकर्ण की लंबाई। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम दिया गया है समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, जिसको हम मानेंगे आधार है 6 सेंटीमीटर। शीर्ष लंब है 4 सेंटीमीटर, और क्या दे रखा है, विकर्ण AC की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें विकर्ण CD की लंबाई ज्ञात करनी है, तो निकालते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? अगर हमें समचतुर्भुज में भुजा की लंबाई और शीर्ष लंब की लंबाई दे रखी हो, तो हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल इस प्रकार से निकालेंगे, आधार गुणा शीर्ष लंब। शीर्ष लंब है इसमें लंब, यानी कि समचतुर्भुज की ऊंचाई बोल सकते हो, या आप इसको समचतुर्भुज की समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, और आधार है इसमें समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई। तो इसमें आप मान रखेंगे, आधार है 6 सेंटीमीटर गुणा शीर्ष लंब की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ रख देंगे हम 4। 6 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। लंबाई सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्षेत्रफल आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात करेंगे विकर्ण की लंबाई। अगर हमें विकर्ण से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो सूत्र होगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अगर हमें विकर्ण दे रखे हो तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, 1/2 d1 d2। d1 d2 यहाँ विकर्णों की लंबाई है, दोनों विकर्ण की लंबाई है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने अभी ज्ञात किया है 24 सेंटीमीटर। 24 गुणा 24 बराबर 1/2 d1 है हमारे पास, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर d1 8 सेंटीमीटर है। d2 की हमें लंबाई नहीं है, d2 की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, तो यहाँ हम एज इट इज d2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 को 8 से काट देते हैं, कितनी बार, 4 बार कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आएगा 24 बराबर 4 को d2 से गुणा करो तो 4d2, यहाँ आएगा 4d2। अब इस समीकरण को हम इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, जिससे कि हमें सोल्व करने में आसानी होगी। तो यहाँ लिख देंगे हम 4d2 बराबर 24। अब 4 को हम इधर 4 गुणा में है तो इस साइड जाएगा तो किस में आ जाएगा, वटे में। तो यहाँ होगा d2 बराबर 24/4। 4 का भाग हम 24 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 चौको 24, तो यहाँ आ जाएगी d2 की लंबाई 6 सेंटीमीटर। यहाँ d2 की लंबाई हमें मिल गई है 6 सेंटीमीटर, यानी db की लंबाई होगी 6 सेंटीमीटर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक टाइल का विकर्ण है 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श के भवन को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। हमें एक टाइल का आकार दिया गया है, टाइल है ABCD, जिसके विकर्णों की लंबाई है 30 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। ऐसी टाइल फर्श में, भवन के फर्श में 3000 टाइलें लग रही हैं। अब भवन के फर्श को 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पॉलिश करने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले पॉलिश
करने का खर्च ज्ञात करने के लिए हमारे पास भवन के फर्श का क्षेत्रफल होना चाहिए। तो सबसे पहले हम भवन का फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें एक टाइल दे रखी है, सबसे पहले हम इस टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। टाइल का क्षेत्रफल निकालने के बाद कितनी टाइलें हैं उससे गुणा कर देंगे और जिससे हमें भवन के फर्श का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले टाइल का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले दिया गया है क्या क्या दिया गया हमें। तो दिया गया है विकर्ण D1, विकर्ण को हम डिनोट करते हैं D से। दो विकर्ण है तो एक को हम D1 लिख देते हैं। D1 है 30 सेंटीमीटर और D2 विकर्ण D2 है 45 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम समचतुर्भुज आकार की टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो टाइल का आकार है समचतुर्भुज आकार, और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं हम, जिसका सूत्र है 1/2 D1 D2। तो लिखते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 D2। D1 D2 यहां पर विकर्ण की लंबाई है, तो इसमें हम मान रखेंगे और टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे। D1 की लंबाई है 30 सेंटीमीटर गुना D2 है 45 सेंटीमीटर। यहां पर D1 D2 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो किसका चिन्ह होगा, गुणा का चिन्ह होगा। 30 गुना 45, 2 को 30 से काटते हैं तो कितना आएगा 15। 2 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार। 15 को अब हम 45 से गुणा करेंगे तो कितना 15 गुणा 45, जिसमें हमारा गुणा करने पर आएगा 675 सेंटीमीटर। विकर्ण की लंबाई दे रखी है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो टाइल का क्षेत्रफल है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ज्ञात करना है फर्श का क्षेत्रफल। अब हमने एक टाइल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। ऐसी भवन के फर्श में टाइलें लग रही है 3000, तो 3000 से 675 को गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्श का क्षेत्रफल। तो भवन के फर्श का क्षेत्रफल, भवन के फर्श का क्षेत्रफल, भवन की फर्श में लग रही है 3000 टाइलें और एक टाइल का क्षेत्रफल है 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको गुणा कर देंगे, तो इसको गुणा करने पर हमें मिलेगा 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो भवन का क्षेत्रफल होगा 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां दे रखा है 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो इसमें दे रखा है वर्ग मीटर की दर से, हमें क्षेत्रफल मिला है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो अब हमें इसको चेंज करना होगा मीटर स्क्वायर में। तो मीटर स्क्वायर में किस प्रकार चेंज करेंगे, देखिए 20,25,000 सेंटीमीटर स्क्वायर वटे सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो नीचे भी मीटर स्क्वायर लिखना होगा। तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर गुणा 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर गुणा मीटर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 2025/10। अब 10 का भाग हम 2025 में देंगे तो कितना आएगा हमारे पास 202.50 मीटर स्क्वायर। तो भवन का फर्श का क्षेत्रफल हमने मीटर स्क्वायर में ज्ञात कर लिया है, कितना आया है 202.50 मीटर। अब हम ज्ञात करेंगे फर्श को पॉलिश करने का व्यय। 1 वर्ग मीटर को पॉलिश करने का व्यय 4 रुपये। 1 वर्ग मीटर को पॉलिश करने का खर्च है 4 रुपये। तो हमें ज्ञात करना है 202.50 मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। अतः 202.50 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का खर्च, या फिर आपको इसको व्यय भी लिख सकते हो, व्यय होगा। अतः 202.50 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का व्यय होगा 202.50 गुणा 1 मीटर स्क्वायर को या 1 वर्ग मीटर को पॉलिश करने का व्यय है 4 रुपये। तो 202.50 वर्ग मीटर को पॉलिश करने का व्यय होगा, इसको हम 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 5 से करेंगे
4 पंजो 20, 20 की आएगी 0, हासिल लगेगी 2। 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 2 10, 10 की 0, हासिल लगेगी 1। 4 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 1, 0 और 1 1 हो जाएगा, और 4 दूनी 8। ठीक है, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा रखा है तो हम 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो फर्श को पॉलिश करने का व्यय होगा 810 रुपये। कितना होगा? 810 रुपये। तो आपका उत्तर होगा अतः फर्श को पॉलिश करने का व्यय 810 रुपये होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा तथा सड़क के साथ वाली भुजा समांतर है। एक समलंब आकार का खेत है जिसके दोनों समांतर भुजाओं के एक साइड सड़क है और दूसरी साइड नदी है। ठीक है, सड़क के साथ वाली भुजा समांतर है और लंबाई में 2 गुनी है। सड़क की लंबाई से 2 गुनी है क्या? नदी वाली भुजा की लंबाई। यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 100 मीटर है तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें इसमें दे रखा है सड़क की भुजा की लंबाई, नदी की भुजा की लंबाई सड़क की भुजा की लंबाई से 2 गुनी है नदी की भुजा की लंबाई, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 100 मीटर। ठीक है, और इस समलंब खेत का क्षेत्रफल है 10,500 मीटर स्क्वायर। हमें ज्ञात करना है नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम दिया गया है, हमें क्या क्या दिया गया है? दिया गया है समांतर भुजाओं के बीच दूरी, जिसको हम डिनोट करेंगे h से, कितनी है? 100 मीटर। और हमें क्या दे रखा है? खेत का क्षेत्रफल कितना है? 10,500 मीटर स्क्वायर। हमें सड़क की और नदी के साथ वाली भुजाओं की लंबाई दे नहीं रखी तो हम इसको x और 2x मान लेते हैं। माना सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई है, मान लेते हैं x। नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, सड़क की भुजा की लंबाई से है नदी की भुजा की लंबाई 2 गुनी, तो इसको हम मान लेंगे 2x। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई। तो समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र है 1/2 a + v गुणा h। a और b यहाँ पर समलंब आकार के खेत की समांतर भुजाओं की लंबाई है और h यहाँ पर समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल हमें दे रखा है, कितना है? 10,500 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे 10,500 बराबर 1/2 a क्या है? सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई x, तो हम मान लेते हैं x + v 2x गुणा h हमें दे रखा है 100 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 100। ठीक है, अब इस 100 को हम 2 से काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 50 बार। तो यहाँ लिख देंगे 10,500 बराबर x और 2x, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x। तो यहाँ लिख देंगे 3x गुणा 500 50, 3x गुणा 50। ठीक है, अब इस समीकरण को हम इधर रख देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, जिससे हमें समीकरण को सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इससे कोई दिक्कत होने नहीं वाली है। हम पूरे समीकरण को इस साइड ले जा रहे हैं। 10,500, अब ये गुणा में है 50 और 3, अब इनको हम इधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा? वटे में।
तो x का मान आएगा x बराबर 10,500/50 गुणा 3 बराबर 50 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150। तो 10,500/150। 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो कितना बचेगा 10,50/15 1050/15। 15 का भाग 1050 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 70 बार। तो हमें x का मान प्राप्त हो गया है कितना 70। x बराबर 70। x क्या है यहाँ पर x है सड़क के साथ वाली भुजा की लंबाई जो होगी 70 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है तो भुजा भी क्या होगी मीटर में। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई है 2x। ठीक है, x का मान है 70 तो यहाँ रख देंगे 2 गुणा 70 बराबर 140। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई होगी 140 मीटर। अतः नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई 140 मीटर होगी। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 9। एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज आकार का है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। अष्टभुजी पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये अष्टभुज आकार का एक चबूतरा है जिसकी भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर, यानी 8 भुजाओं की लंबाई क्या होगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो और हमें ज्ञात करना है इसका क्षेत्रफल। ओके, तो 5 सेंटीमीटर इसकी चारों भुजाओं की लंबाई होगी। अब हम इसको 3 भागों में वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, एक भुजा ये खींच देंगे और एक ये। ठीक है, दोनों समांतर भुजाओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई है 11 मीटर। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले दिया गया है और अब हम इसका क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल। दिया गया है, इसमें क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले अष्टभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस अष्टभुज को 3 भागों में वर्गीकृत किया है जिसमें से हमें आयत मिला है और 2 समलंब। ठीक है, 2 समलंब मिले और एक आयत मिला है। आयत की लंबाई है 11 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर। ठीक है, और समलंब है जिसकी एक समांतर भुजा की लंबाई है 11 मीटर और दूसरी समांतर भुजा की लंबाई होगी 5 मीटर। ठीक है, और दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी 4 सेंटीमीटर। ओके, तो 2 समलंब है तो सबसे पहले हम दोनों समलंबों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, प्लस में फिर दोबारा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दोनों समलंबों का क्षेत्रफल और आयत का क्षेत्रफल जोड़ देंगे और हमारा अष्टभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे समलंब का क्षेत्रफल। दोनों समलंब का क्षेत्रफल, दोनों का हम एक साथ ज्ञात कर लेंगे। दोनों समलंबों में वही भुजा 11 मीटर है, सेम भुजा है और सेम ही दूरी है। ठीक है, तो दोनों समलंब का क्षेत्रफल बराबर 2 से गुणा कर देंगे। 2 गुणा 1/2। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2 a प्लस वी। यहाँ पर दोनों समांतर भुजा है गुणा h समांतर भुजाओं के बीच की दूरी होगी। ठीक है, जिसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों समलंब का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसमें मान रखो और क्षेत्रफल निकालो। 2 गुणा 1/2 ए मान लेते हैं हम 11 मीटर प्लस दूसरी समांतर भुजा मान लेते हैं 5 मीटर, यानी कि ये भी क्या होगी 5 मीटर। तो 5 गुणा दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 4 सेंटीमीटर, तो यहां लिख देंगे 4। ठीक है, अब इस 2 को हम 4 को 2 से काट देते हैं। कितनी बार कटेगा 2 बार। ठीक है, तो 2 गुणा 11 और 5 16, तो 16 फिर गुणा फिर 2। अब इसको सॉल्व करो। 16 को 2 को 16 से गुणा करो 32 और 32 को फिर 2 से गुणा करो, कितना आएगा 64 मीटर। किसमें दे रखी है भुजा, मीटर में है, सॉरी सेंटीमीटर में। किसमें है सेंटीमीटर में।
भुजा सेंटीमीटर में दे रखी है तो क्षेत्रफल भी किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों समलंबों का क्षेत्रफल हो गया कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समलंब का और इस समलंब का क्षेत्रफल हुआ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बचा हमारे पास एक आयत, तो अब निकालेंगे हम आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल जिसका सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई हमें दे रखी है 11 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। लंबाई है 11 और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 55 सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल निकलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब हमें आयत का क्षेत्रफल मिल गया और दोनों समलंबों का क्षेत्रफल मिल गया, तो अब हम इनको जोड़ देंगे और क्या निकल जाएगा, अष्टभुज का क्षेत्रफल। तो यहां जोड़ेंगे अष्टभुज का क्षेत्रफल। अष्टभुज का क्षेत्रफल होगा दोनों समलंबों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल। दोनों समलंबों का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिख देंगे 64 प्लस आयत का क्षेत्रफल है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहां लिख देंगे 55। ठीक है, 64 और 55 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 64 और 55 को जोड़ने पर आएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा उत्तर आ गया, अष्टभुज का क्षेत्रफल होगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः अष्टभुज का क्षेत्रफल 119 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, ये अष्टभुज है जिसको हमने 3 भागों में बांट लिया है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबाई थी 11 सेंटीमीटर और अष्टभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। हमने पहले दोनों समलंबों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र है 1/2 a + b गुणा h, जिसको हमने 2 से गुणा कर दिया तो दोनों समलंब का क्षेत्रफल आ गया। हमारे पास आया 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने आयत का क्षेत्रफल ज्ञात किया जिसका सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। 11 लंबाई है 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर। 11 को 5 से गुणा किया 55 सेंटीमीटर आ गया। तो अष्टभुज का क्षेत्रफल होगा दोनों समलंबों का क्षेत्रफल प्लस आयत का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों समलंबों का क्षेत्रफल है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस आयत का क्षेत्रफल है 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 119 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि क्या है, अष्टभुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है आपको यह समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10। एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यह एक पंचभुज आकार का बगीचा है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है 15 मीटर। ठीक है, ज्योति और कविता ने इसको अलग अलग तरीकों से विभाजित किया है। ज्योति ने इसको 2 समलंब आकार में विभाजित किया है, जबकि कविता ने इसको एक त्रिभुज और एक वर्ग में विभाजित किया है। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस पंचभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम ज्ञात करेंगे। पहला तरीका है ज्योति ने इसको विभाजित किया है 2 समलंब में, तो ज्योति का तरीका से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। पंचभुज का क्षेत्रफल 2 समलंब है, दोनों समलंबों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और दोनों को जोड़कर क्या निकल जाएगा हमारे पास, पंचभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पंचभुज समलंब ABCP का क्षेत्रफल प्लस समलंब AEDP का क्षेत्रफल। समलंब ABCP का क्षेत्रफल प्लस समलंब AEDP का क्षेत्रफल निकालेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, पंचभुज का क्षेत्रफल। तो इसमें आपका सूत्र है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं a + b गुणा h बराबर समलंब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगाएंगे 1/2 a + b गुणा h। मान रखेंगे इसमें 1/2 a मान लेते हैं एक समांतर भुजा जिसकी लंबाई है 15 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे 15 प्लस b दूसरी समांतर भुजा, ये समांतर भुजा इसके साथ समांतर भुजा कौन सी है, AP की लंबाई होगी 30 मीटर। पंचभुज की लंबाई कितनी है, कुल 30 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है 30 मीटर, तो यहाँ AP की लंबाई होगी 30 मीटर, तो यहाँ लिख देंगे हम 30। ठीक है,
गुणा एच, एच है इसमें सी पी की लंबाई, तो अभी हम लिख देंगे सी पी प्लस 1/2 ए, वही ए की लंबाई होगी 15 प्लस बी इसमें है ए पी जिसकी लंबाई होगी 30 गुणा एच है इसमें पी डी, पी डी क्या है, दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी एच, तो यहाँ लिख देंगे पी डी। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 15 प्लस 30 गुणा सी पी प्लस 1/2 15 प्लस 30 गुणा पी डी, तो इन दोनों को हम इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉमन ले लेंगे हम 1/2 15 प्लस 30, ठीक है, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया। अब क्या बचा, गुणा में सीपी, सीपी बचा और इसमें क्या बचा पीडी, तो गुणा पीडी, ठीक है। अब सीपी और पीडी क्या है, सीपी और पीडी, इसको एक मिनट मिटा देता हूं मैं। सीपी की लंबाई और पीडी की लंबाई हम क्या होगी सी डी, इसको हम लिख सकते हैं सी डी, सीपी प्लस पीडी क्या होगा सी डी, तो यहां लिख देंगे हम 1/2 15 प्लस 30 गुणा सी डी, सी डी का मान है, प्रत्येक भुजा की लंबाई है 15 मीटर, तो सी डी की लंबाई होगी 15 मीटर, ठीक है। तो 1/2 45 और 30 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 45 और 30 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, ओ सॉरी 15 और 30 को, 15 और 30 को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 45, ठीक है। 45 गुणा सी डी का मान है 15 मीटर, सी डी का मान है 15 मीटर, ठीक है। अब इसको 15 और 45 को गुणा करो, कितना आएगा, हम यहाँ अलग से गुणा कर लेते हैं। 45 गुणा 15, 5 को 5 से 50 25, 25 का 5 हाथ से लगेगी 2, 5 को 20 और 2 22, ठीक है। 5 को 1 से गुणा करेंगे 5 और 4 को 1 से करेंगे 4, जोड़ेंगे 5 7 6, तो इसका उत्तर आएगा 675। 45 को 15 से गुणा करेंगे तो आएगा आपके पास 600, 1/2 675। अब 2 से 675 को काटो, कितनी बार कटेगा 337.5, तो इसमें आपका क्षेत्रफल होगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ज्योति के तरीके से हमने पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया है। ज्योति ने पंचभुज को 2 समलंब में बांटा है, समलंब ए बी सी पी प्लस समलंब ए ई डी पी, ठीक है। दोनों का हमने क्षेत्रफल निकाला है और क्षेत्रफल निकाल कर जोड़ने के बाद हमें क्या मिल गया, पंचभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब हम निकालते हैं कविता के तरीके से। कविता ने पंचभुज को 2 भागों में बांटा है, एक भाग है वर्गाकार और दूसरा है त्रिभुज, ठीक है। तो पंचभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल प्लस वर्ग वी सी डी एम का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल निकालकर हम जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा हमारे पास पंचभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिभुज इसमें क्या है ए बी एम, जिसमें हमारे पास आधार है 15 मीटर, पंचभुज की भुजा की लंबाई है 15 मीटर, ठीक है। पांचों भुजाओं की लंबाई होगी 15 मीटर। अब ये भुजा समान है, ये क्या है एक वर्ग की चारों भुजा क्या होगी समान, अगर ये भुजा 15 है तो ये भी क्या होगी 15, ठीक है। तो आधार होगा इसमें 15 और इसकी ऊंचाई है वो कितनी होगी, कुल पंचभुज की ऊंचाई है 30 मीटर, ठीक है। और इसकी एम से डी तक की भुजा की ऊंचाई है 15 मीटर, ठीक है। तो 30 में से 15 माइनस कर देंगे, कितनी बची 15 मीटर, तो त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी 15 मीटर, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2, आधार को हम डिनोट करते हैं बी से और आधार गुणा ऊंचाई को एच से, ठीक है, प्लस वर्ग बी सी डी एम का क्षेत्रफल है, ठीक है, वी सी डी एम का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र है भुजा गुणा भुजा, ठीक है। अब इसमें मान रखो 1/2, आधार है आपका 15 मीटर, तो 15 गुणा ऊंचाई है 15 प्लस वर्ग की भुजा है 15 मीटर, वर्ग की चारों भुजा बराबर है तो कितनी होगी 15 गुणा 15। अब 1/2, 15 को 15 से गुणा करो कितना आएगा 225 प्लस 15 को फिर 15 से गुणा करो 225, 2 से 225 काटो कितनी बार कटेगा 112.5
112.5। कितनी बार कटेगा? 112.5। अब हमारे पास क्या बचा? 112.5 प्लस 225। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास आएगा 337.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कविता के तरीके से हम इस प्रकार पंचभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसमें कविता ने पंचभुज को दो भागों में बांटा है, एक है त्रिभुज, दूसरा है वर्ग। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई और वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर यानी भुजा गुणा भुजा। ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधार होगा 15 मीटर, ऊंचाई भी होगी 15 मीटर और वर्ग की प्रत्येक भुजा है 15 मीटर। दोनों का क्षेत्रफल निकालकर हमने जोड़ दिया तो कितना आएगा? 337.5 वर्ग मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कविता का तरीका है, ये है ज्योति का तरीका। ज्योति ने पंचभुज को दो समलंब में बांटा है, दोनों समलंबों का क्षेत्रफल निकाल के हमारा क्षेत्रफल निकल गया पंचभुज का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपका अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11 है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के बाहरी व अंतः बीमाई क्रम से 24x28 एवं 16x20 है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई बराबर है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 4 खंड है। ठीक है, 1 2 3 4। बीमाई क्रम से है 28 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर बाहरी बीमा, आंतरिक बीमा है 20 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर। ठीक है, इनके बीच की दूरी क्या है? बराबर। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है बराबर। ठीक है, अब हमें प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये क्या बन रहा है? एक समलंब। ठीक है, दोनों भुजा समांतर है तथा बीच की दूरी कितनी होगी? सबसे पहले हम ये अभी निकाल लेते हैं। बाहरी भुजा की लंबाई है 24 मीटर। कितनी है? 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर। ठीक है, आंतरिक भुजा की लंबाई है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 24 में से 16 माइनस कर दो, 24 माइनस 16 कितनी बचेगी? 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर बची। अब 4 सेंटीमीटर इधर आ जाएगी और 4 इधर आ जाएगी तो कितनी हुई? 8 सेंटीमीटर। तो दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी आई? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले तो आकृति 1 और 2 की बीमाएं बराबर बीमाएं तथा आकृति 3 और 4 की बीमाएं बराबर है तो आकृति 1 व 2 का क्षेत्रफल समान होगा तथा 3 व 4 का भी क्षेत्रफल समान होगा। यह है आकृति 1 और यह है 2। दोनों की बीमा बराबर है। बाहरी बीमा है 28 मीटर इधर है तो ये भी क्या होगी? 28 मीटर। आंतरिक बीमा ये 20 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगी? 20 सेंटीमीटर। और इनके बीच की दूरी है जो कि चारों की बराबर है, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम निकालते हैं आकृति 1 का क्षेत्रफल। आकृति कौन सी है? समलंब। तो समलंब का क्या लगेगा इसमें? सूत्र समलंब चतुर्भुज का। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a प्लस v गुणा h। ठीक है, 1/2 मान रखेंगे दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई है क्या? a और b। तो दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई रख देंगे यहाँ पर। एक की है 28 सेंटीमीटर और आंतरिक भुजा की लंबाई है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर और गुणा h है 4 सेंटीमीटर, जो कि प्रत्येक खंड की समांतर भुजाओं की दूरी क्या है? बराबर। तो यहाँ आएगी 4। ठीक है, 28 और 20 को जोड़ो कितना हो गया? 48। ठीक है, तो 1/2 48 गुणा 4। 2 से आप 48 को काटो कितनी बार? 24 बार। तो कितना आएगा? 24 को 4 से गुणा करो। ठीक है, कितना आएगा आपके पास? 96। भुजा की लंबाई है सेंटीमीटर में तो यह आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः आकृति 2 का v क्षेत्रफल
96 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये आकृति 1 का क्षेत्रफल है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आकृति 2 की भी बीमा सेम है, तो इसका भी क्षेत्रफल होगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम निकालते आगे आकृति 3 व 4 का क्षेत्रफल। आकृति 3 का क्षेत्रफल सूत्र वही लगेगा 1/2 a प्लस v गुणा h, मान रखो 1/2। a है आकृति 3 में a 24 मीटर 24 सेंटीमीटर प्लस 16, b है 16 गुणा h की दूरी है 4, h कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम 16 और 24 को गुणा करो, कितना आएगा? 16 और 24 को गुणा करेंगे तो 40, 1/2 40 गुणा 4, 2 से इस 4 को काट दो, कितनी बार? 2 बार। ठीक है, 40 को 2 से गुणा करो, कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। भुजा सेंटीमीटर में है तो क्षेत्रफल भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। आकृति 3 का क्षेत्रफल कितना आया? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आकृति 3 और आकृति 4 की भुजा क्या है? बराबर है, बीमाएं क्या है? बराबर, तो इसका क्षेत्रफल भी कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः आकृति 4 का भी क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, आंतरिक भुजाओं की आकृति में आंतरिक भुजाओं की लंबाई है 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। बाहरी भुजा है 24 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। आकृति को हमने 4 भागों में बांट दिया, 1 2 3 4। ठीक है, हमें चारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। इसमें हमने ये क्या है? समलंब, दोनों भुजा समांतर है। भुजा की लंबाई है 28 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। आकृति 1 और आकृति 2 की बीमा क्या है? बराबर है। ठीक है, तो जो आकृति 1 का क्षेत्रफल होगा वही क्या होगा? आकृति 2 का भी क्षेत्रफल। समलंब का सूत्र लगा 1/2 a प्लस v गुणा h। ठीक है, आकृति 1 में a समांतर भुजा है, a प्लस v तो समांतर भुजा 20, 1 की लंबाई है 28 और 1 की है 20। ठीक है, तो 28 20 गुणा दूरी है 4 सेंटीमीटर, जो हमने निकाली थी 24 में से 16 माइनस किया तो 8 बचे और 4 सेंटीमीटर दोनों साइड आ गई। ठीक है, 28 को और 20 को जोड़ा, कितना आया? 48। 2 को 48 से काटा, कितनी बार? 24 बार। 24 को 4 से गुणा किया, कितना आया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार हमने आकृति 3 व 4 का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। वही सूत्र लगा समलंब का 1/2 a प्लस v गुणा h, 24 16 इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई है गुणा 4 इसकी 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल आया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही, आपकी प्रश्नावली यहीं खत्म होती है।